तो फिर आज हम समझेंगे वेट और मास को और इनका डिफरेंस क्या है आपस में, वो भी समझेंगे। देखिए, ये जो वेट, मास, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है फिजिक्स के, ये सिंपल लैंग्वेज, इन फिजिक्स की लैंग्वेज के वोकेबलरी वर्ड्स हैं। इनको आपने एक रॉकेट साइंस की तरह से नहीं समझना है कि पता नहीं कोई मुश्किल चीज़ है। बस अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि ये एक न्यू लैंग्वेज का न्यू वर्ड है जिसे हम फ़ौरन से समझ नहीं सकते। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आएगा। जब वो हम लाइफ में बार बार यूज़ करना शुरू करेंगे तो वो हमें समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा, तो ये वर्ड है। देखिए, जैसे उर्दू और इंग्लिश हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, जो हम आसानी से बोल सकते हैं, चलो इंग्लिश नहीं तो उर्दू तो बोल ही सकते हैं ना, बिल्कुल। उसमें भी काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर ही होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग मौक़ों पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो एक नया बंदा, जैसे हम इंग्लिश नई सीख रहे होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे, कहाँ इस्तेमाल होना है। लेकिन वैसे ही अगर हम उर्दू डेली लाइफ में बोल रहे हैं तो हमें बिल्कुल समझ आ रहा होता है कि अच्छा भाई, ये वर्ड तो यहाँ यूज़ होना है, ये वर्ड यहाँ यूज़ होना है। जब हम उस वर्ड को डेली सेंटेंसेस में सुनते रहते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में सुनते रहते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि ये किस सिचुएशन और किस सेंटेंस के लिए ये वर्ड बना है। ऐसे ही फिजिक्स की लैंग्वेज भी शुरू शुरू में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन जैसे ही हम उसको रोज़मर्रा में यूज़ करना शुरू कर देंगे, डेली फिजिक्स की किताबों में पढ़ेंगे, डेली साइंटिस्ट के तरीक़ाकार को पढ़ेंगे या उन लोगों को सुनेंगे, पढ़ेंगे जो साइंस में महारत रखते हैं, तो वो ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो हमें खुद ही ऑटोमेटिकली ये लफ्ज़ समझ में आने लग जाएंगे कि कौन सा वर्ड किस लिए और किस तरह बना था। अभी अगर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं भी होते तो भी ओके है, आपने आगे बढ़ना है, आपने यहाँ पर स्टॉप नहीं होना है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर बैठ नहीं जाना कि ये ठीक हो जाए और हम इसके ऊपर महारत हासिल कर लें। नहीं, ये सिर्फ वोकेबलरी वर्ड्स हैं, इन्हें सिर्फ एक अल्फाज और मायना के तौर पर सीखें, आगे फिर बढ़ते जाएं। आगे जब आप मेन कॉन्सेप्ट्स की तरफ आएंगे फिजिक्स के, तो फिर आपको ये खुद ही समझ में आने लग जाएंगे। फिर आपको लगेगा अरे, ये तो बिल्कुल बेसिक वर्ड्स थे, इनके ऊपर हमने इतनी मेहनत और इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। तो हम मास और वेट की बात करते हैं। मास क्या होता है, वेट क्या होता है। अब सबसे पहले तो हम इंग्लिश के वेट वर्ड को अपने माइंड से निकाल देंगे। वो डिफरेंट लैंग्वेज है, फिजिक्स की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। हम फिजिक्स समझने बैठे हैं तो हम इंग्लिश के तमाम वर्ड्स को निकाल देंगे सबसे पहले, और सेकेंडली हम फिर लर्न करेंगे। पहले सारी चीज़ों को, जब नया कॉन्सेप्ट कोई भी सीखना होता है तो हमें अपने माइंड से पहले तमाम कॉन्सेप्ट्स को हटाना होता है, तभी हमें वो नया कॉन्सेप्ट समझ आता है। अगर फिजिक्स से रिलेटेड भी आपके पुराने कोई कॉन्सेप्ट बन चुके हैं जो स्कूल लाइफ में बने थे, लेकिन उसकी वजह से आप फिजिक्स समझ नहीं सके, इसलिए पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स निकाल दें और दोबारा से रीलर्न करें बिल्कुल नए अंदाज में, तब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो हमने वेट को साइड कर दिया, जो इंग्लिश वाला वेट था। अब हम समझेंगे कि फ़िज़िक्स में वेट और मास क्या होता है। सबसे पहले मास को समझते हैं। मास होता है किसी भी चीज़ का स्टफ़। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास बैग है, इसके अंदर कितना स्टफ़ है, कितनी क्वांटिटी ऑफ स्टफ़ है, वो मास है। तो हमने बस ये समझना है कि किसी भी चीज़ का स्टफ़, किसी भी मैटर का स्टफ़ होता है उसका मास। और वेट क्या होता है, वेट ये होता है कि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ कितना खींच रही है, कितनी फोर्स लग रही है अर्थ को उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। सिर्फ अर्थ ही नहीं, मून भी, बाकी भी प्लैनेट्स हैं। तो ग्रेविटी वो कितना अपनी तरफ उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को, उस मैटर को अपनी तरफ खींच रही है, कितनी फोर्स लग रही है, वो वेट है। बहुत सिंपल बात है। याद रखने की बात ये है कि मैटर को हमेशा, मास को नहीं, याद रखने की बात ये है कि मास को हम हमेशा केजीज़ में नाप करते हैं, क्योंकि इसका स्टफ़ कितना केजी है। और फिर वेट को हम ये नाप करते हैं कि ग्रेविटी उसके ऊपर कितनी लगी, इसलिए वेट अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ हो सकता है, मून के ऊपर मुख्तलिफ हो सकता है, डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर डिफरेंट उसका वेट होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के साथ कनेक्टेड है ना। जितनी ग्रेविटी लग रही है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, जितनी अर्थ के अंदर, मून के अंदर ग्रेविटी है, उतना वो उसको खींच रहा है, उतनी वो फोर्स लग रही है, और जितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है उतना ज़्यादा वेट है। जितनी वो फोर्स कम लगेगी उतना ही कम वेट हो जाएगा। लेकिन मास हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि स्टफ़ में कमी नहीं आ रही, कम स्टफ़ उतना का उतना ही है, इसलिए मास अर्थ पे भी सेम है, मून पे भी सेम है। अर्थ के ऊपर जब चीज़ मौजूद होती है तो उसका वेट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे वो अर्थ से ज़्यादा दूर जा रही होती है उसका वेट कम हो जाता है। वो कैसे, देखें, ये समझें, ये अर्थ का सरफेस है और ये हमारी प्रोडक्ट, हमारा मैटर है, और यहाँ पर इसका वेट 10 kg है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी अर्थ के करीब करीब उसकी ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा होगी। जितना जितना अर्थ से दूर जाएंगे उसकी ग्रेविटी कम होती जाएगी। जितना उसके करीब होंगे उतनी ग्रेविटी ज़्यादा है। तो
यहाँ पर वो ज़्यादा अर्थ की ग्रेविटी लग रही है तो यहाँ पर इसका वेट ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जा रहा है वैसे वैसे अर्थ की ग्रेविटी कम हो जाएगी और उसका वेट कम हो जाएगा, और ज़्यादा दूर जाएगा तो उसका वेट और भी कम हो जाएगा। इतना सा फासला जितना मेरा हाथ और इस पाउच का है इतना फासला नहीं, असल में बहुत ज़्यादा फासला जब बढ़ जाता है, जैसे एस्ट्रोनॉट्स हैं अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो वो हवा में फिर फ्लोटिंग करने लग जाते हैं, इधर हवा में उड़ने लग जाते हैं। वो क्योंकि वहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी या किसी भी चीज़ की, अगर वो मून के ऊपर हो उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है, वहाँ भी वो उड़ रहे होते हैं हवा में। ऐसे ही अगर अर्थ की ग्रेविटी भी इतना दूर चले जाएँ कि अर्थ की ग्रेविटी कम हो जाए तो फिर वो हवा में उड़ने लग जाते हैं, उनका वेट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जैसे जैसे फिर नीचे आते हैं तो वापस से उनका वेट ज़्यादा हो जाता है और वो फिर हवा में उड़ते नहीं हैं, फिर उनको जंप करना भी मुश्किल लग रहा होता है।